जी नमस्कार। तो साथियों, आप एक ये छोटी सी वीडियो क्लिप है जो आप लोगों को याद होगी। अंधेरा अंधेरा थोड़ा सा है क्योंकि ये अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के भरोसे पर एक अंधकारमय छाप है। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नोट जो है वो जले हुए आपको नजर आ रहे होंगे। आप याद रखें, ये मार्च का महीना है 2025 का, जिसमें हमारे माननीय जस्टिस यशवंत वर्मा जी के घर के बाहर जो उनका स्टोर रूम है वहां से 500 के जो नोट हैं वो जले हुए प्राप्त हुए थे। तो आप इनको, ये वीडियो से आप भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि आखिर ये घटनाक्रम क्या हुआ था और ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो हम इस चीज को देखना चाहेंगे। तो देखिए, इसको अगर हम देखें तो ये एक काफी बड़ा, देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाता है लोगों के भरोसे पर। हालांकि हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय बहुत ही सक्षम है हर चीज को करने में, हर चीज को लेने में। ठीक है, किस तरह से चीजों को लेना है, किस तरह चीजों को देखना है। लेकिन गाहे बगाहे इस तरह की कुछ चीजें आती रहती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, माननीय जस्टिस यशवंत वर्मा जी के खिलाफ महाभियोग की तैयारी हो चुकी है। 200 से अधिक लोकसभा सांसदों ने महाभियोग के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक समिति का गठन हुआ, उस समिति ने दोषी पाया गया। जयराम रमेश जी जो थे उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं, आप लोगों ने सुना होगा। रिसेंट में पूरी न्यूज जो है वो आप लोगों के सम्मुख रही होगी। ठीक है, तो इस पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बात पे सहमत हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग लगाया जाना चाहिए। अब बात आती है कि आखिर ये महाभियोग क्यों। तो आपने जैसे देखा था कि वर्मा जी के घर से या उनके बाहर जो स्टोर रूम था, तो वहां से लगभग ये माना गया है कि 15 करोड़ रुपए की राशि के नोट मिले, जो 500 के नोट थे, बोरियों में भरे हुए थे। वो तो एक अचानक आग लग गई तो दमकल कर्मी जो थे उन्होंने उसको देखा, और वहां पर उनके भी हालांकि बयान हुए हैं। 55 लोगों के जो है वो उसमें बयान हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जो भारत सरकार, जो हमारे देश की संसद है, तो देश की संसद में वहां पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, और लगभग 200 से अधिक जो हमारे माननीय सदस्य हैं उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा जी के खिलाफ महाभियोग के लिए पुष्टि कर दी है। अब हम बात करेंगे महाभियोग की प्रक्रिया क्या है और कब कब ये घटनाक्रम घटित हुआ है। देखिए, मैं आपको देखूं तो जरा इस स्लाइड को थोड़ा सा देखेंगे, हम थोड़ा सा पहले जाना चाहेंगे। जैसे एक नाम आता है हमारे जस्टिस रामास्वामी जी का, जस्टिस वी रामास्वामी जी। तो जस्टिस वी रामास्वामी की अगर हम बात करें तो लगभग ये कह सकते हैं 9वीं लोकसभा जब विघटन हो रही थी उस समय का ये समय है। तो उस समय क्या हुआ कि जस्टिस वर्मा जी के खिलाफ एक वित्तीय अनियमितता के कुछ आरोप लगे। तो जब वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इनको भी पद से हटाने की बात की गई। तो लगभग 1991 में इनके विरुद्ध जस्टिस वी रामास्वामी, अभी हाल ही में इनका कुछ समय पहले निधन हुआ है, तो जस्टिस वी रामास्वामी जी के विरुद्ध 1991 में एक महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। तो ये रामास्वामी जो हमारे जस्टिस वी रामास्वामी जी जो रहे हैं, वो हमारे पंजाब के और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उस समय इनके ऊपर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए। इनके विरुद्ध एक समिति का गठन किया गया, और जो समिति बनी थी उस समिति के जो अध्यक्ष जो थे वो जस्टिस पीवी सावंत जी थे, बीडी देसाई जी थे, जस्टिस ओपी चिन्नप्पा रेड्डी। इन तीनों की जो समिति थी, तो इन समिति ने इन आरोपों को सही पाया गया। परंतु देखिए, यहां एक विडंबना यह थी कि जब लोकसभा में वोटिंग थी, तो लोकसभा में वोटिंग हो रही थी, तो उस समय भाई इनके विरुद्ध जब मतदान हुआ तो 176, याद रखेंगे 176 वोट जो थे वो इनके अगेंस्ट गए। वोट जो थे वो इनके अगेंस्ट थे। ठीक है, इनके पक्ष में कोई भी वोट नहीं था। यहां पे कांग्रेस ने एब्सटेन किया और यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। बाद में जस्टिस महोदय ने अपना त्यागपत्र दिया था अपना पूरा कार्यकाल करने के उपरांत। एक केस तो ये था। दूसरा केस देखेंगे, अगर इसी में अगर हम यहां पर देखते हैं, तो जो दूसरा केस देखा जाएगा वो हमारे समक्ष है। आप देख सकते हैं जस्टिस पीडी दिनकरन जी का।
जस्टिस पीडी दिनकरन और जस्टिस सौमित्र सेन, लगभग साथ ही साथ ये कुछ केस थे। ये भी अगर देखा जाए तो जस्टिस जो हमारे जस्टिस पीडी दिनकरन साहब थे, ये सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर मतलब इनके विरुद्ध भी मतलब ये कहा गया, उस समय सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, और ये कहा गया कि जब कर्नाटक उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश थे तो इन पर भी वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया। हालांकि इनके विरुद्ध 29 जुलाई को, जो ईयर है वो मैं आपको बता दूं, 29 इनके खिलाफ 29 जुलाई 2010 को राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया जा चुका था, ठीक है, लाया गया था। और उससे पहले ही जो कार्रवाई शुरू हुई थी, हाँ, उससे पहले एक समिति जो गठित की गई थी, वो हम बताएंगे कब कैसे होती है। तो जस्टिस आफ्ताब आलम जी, जस्टिस JS खेयर जी और एक महाअधिवक्ता जी जो एडवोकेट हमारे PP राव, इनकी समिति थी, और ये भी उस वित्तीय अनियमितताओं के दोषी पाए गए। हालांकि इन्होंने क्या किया कि उससे पहले ही जो 29 जुलाई 2010 को ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इस मामले में जो अगर हम जस्टिस वी रामास्वामी जी की बात करें तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया था, वह प्रस्ताव लोकसभा में ही गिर गया, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहां पर एक नाम और आता है जस्टिस सौमित्र सेन जी का। ये इनके विरुद्ध अगस्त 2011 में अगर देखा जाए तो अगस्त 2011 में इनके विरुद्ध भी महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। जो समिति थी उसके सदस्य थे जस्टिस बी सुदर्शन राव, जस्टिस मुकुल मुदगल जी और महान न्यायवेत्ता, अगर देखा जाए मतलब विधिवेत्ता जो कहा जाएगा, फाली एस नरीमन जी। तो इनकी समिति ने भी सौमित्र सेन जी को भी ये दोषी पाया गया वित्तीय अनियमितताओं का। तो इनके द्वारा राज्यसभा में जो प्रस्ताव तो पारित हो ही गया था, बस लोकसभा में प्रस्ताव पारित होता उससे पूर्व ही जस्टिस सौमित्र सेन जी ने 1 सितंबर 2011 को अपना त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। तो अनुच्छेद 124(4) और 217(1) क्लॉज 1 के तहत ये दोषी पाए गए थे उस जांच में समिति ने जो निर्णय लिया। अब बात आती है कि ये महाभियोग क्या है और महाभियोग जैसी प्रक्रिया। जस्टिस यशवंत वर्मा जी के खिलाफ अगर देखा जाए तो महाभियोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। 200 से अधिक जो माननीय सांसद महोदय हैं उन लोगों ने हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति जी को सिफारिश कर दी गई है। अब थोड़ी सी कुछ बात, इसके कुछ हम वैधानिक पहलू की अगर बात करें तो बात यह है कि जो किरण रिजिजू जी साहब हैं उन्होंने भी इस बात को कह दिया है। कानून मंत्री जो है हमारे अर्जुन राम मेघवाल जी, उन्होंने भी ये कह दिया कि यह फैसला जो महाभियोग लाने का जो फैसला, ये सरकार का नहीं बल्कि सांसदों का, माननीय सांसदों का है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा, जो कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं हमारे जयराम रमेश जी, उन्होंने भी कहा है कि इस महाभियोग के प्रस्ताव पर भाई हम लोग भी हस्ताक्षर करेंगे। मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बात पे सहमत हैं कि इन पर यह प्रस्ताव लाया जाएगा। देखिए जो कांग्रेस के नेता, वही एक हवाले से खबर है कि जो जयराम रमेश जी हैं उन्होंने कहा है कि जो उस समय के मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना जी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजी और उनसे ये कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा है, जयराम रमेश जी के वक्तव्य के अनुसार यह कहा गया कि यह प्रस्ताव महाभियोग नहीं बल्कि 1968 के जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत जांच समिति गठित करने के लिए है और यह जांच समिति रिपोर्ट देगी, उसके बाद फिर सदन में कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसके बाद में मतलब समिति ने रिकमेंडेशन दे दी कि भैया अब इस पे महाभियोग की प्रक्रिया होनी चाहिए। खैर, तो अब इन पे महाभियोग प्रक्रिया लाई जा रही है और इन्हें इनसे पद से हटाया जाएगा। अब बात यह कि आखिर हुआ क्या, तो समस्या यह थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा जी के जो घर पे अगर देखा जाए जो लुटियंस में आवास है, तो 14 मार्च 2025 को पूरा केस समझते हैं। 14 मार्च 2025 को क्या हुआ कि इनके स्टोर रूम में यहां पर आग लगी। लगभग 11:30 बजे की बात थी, आग लगी। जब आग लगी तो भाई अग्नि दमकल कर्मियों को बुलाया गया। तो उस समय जस्टिस वर्मा जी जो थे वो घर से बाहर थे। अब उसके बाद में जब देखा गया तो वो वीडियो मैंने आपको पहले दिखाई, वो वीडियो तो वो NDTV के सौजन्य से थी, तो उस वीडियो को आप देखा होगा। तो कुछ जले हुए नोट मिले और ये माना गया, कुछ रिपोर्ट जो है लगभग 21 मार्च के आसपास से रिपोर्ट आई, तो उसमें ये कहा गया कि लगभग 15 करोड़ कैश था और काफी नोट जल गए थे। 22 मार्च को अगर देखा जाए, उसी क्रम में 22 मार्च को जस्टिस
जो हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खन्ना जी, संजीव खन्ना जी ने जस्टिस वर्मा की पे जो आरोप लगे उसके लिए आंतरिक जांच समिति का गठन किया। तो उस कमेटी ने 4 मई को सीजेआई को रिपोर्ट भेजी और जस्टिस वर्मा को उस कमेटी ने दोषी ठहराया था। अब उसमें उस जस्टिस समिति जिसने कहा कि जस्टिस वर्मा जी को हटाया जाए, उसमें जो 3 नाम हैं, उस समिति जो जांच समिति थी उसमें मैं नाम लिख दे रहा हूं। वो नाम है जस्टिस शील नागू जी, न्यायमूर्ति शील नागू, ये नाम है हमारे पास, ठीक है, यहां पर जस्टिस शील नागू। और ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और हिमाचल हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस संधवालिया, ये भी है न्यायमूर्ति या न्यायाधीश जीएस संधवालिया, न्यायाधीश संधवालिया जी। और कर्नाटक हाई कोर्ट के जो जज हैं अनु शिवरामन, माननीय न्यायाधीश अनु शिवरामन जी, ये थी अनु शिवरामन थी इसमें, ठीक है। तो इन तीनों की जो समिति गठित की गई थी, जो जस्टिस खन्ना जी ने इस समिति को गठित किया था, ये समिति बनी थी 22 मार्च को। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो 22 मार्च को जो समिति बनी, उस समिति ने जांच रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा जी को दोषी पाया गया। और यह रिपोर्ट जो आई, जो ये रिपोर्ट आई, वो आई कब? वो आई 19 जून को। तो 19 जून को जो रिपोर्ट आती है उसमें इन्हें दोषी पाया गया। लगभग काफी जांच हुई और यह कहा गया कि लगभग 55 गवाह जो हैं उनसे पूछा गया। तो उसमें यह था कि आरोप इतने गंभीर हैं कि इस रिपोर्ट के हवाले से, मैं कह रहा हूं, ये मेरे कोई वक्तव्य नहीं है, इस रिपोर्ट के हवाले से कहा गया, जिस रिपोर्ट जो समिति थी, जांच समिति, जिसमें जो न्यायाधीश शील नागू जी, न्यायाधीश जीएस संगवालिया जी, न्यायाधीश अनु शिवरामन जी थी, तो ये तीनों की जो समिति थी, उस रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जी पर लगे हुए आरोप काफी गंभीर हैं और इनको हटाने की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। अगर देखा जाए तो इस 55 जो गवाह थे, इसमें अगर देखा जाए तो यहां पर कहा जा रहा है कि लगभग 55 गवाह, इसमें देखा जाए तो 55 गवाह जो थे वो थे, इनकी पूरी जांच हुई, इन 55 गवाहों हुई। इसमें अगर देखा जाए तो दिल्ली फायर सर्विस, एक एक चीज है हमारे पास, तो यहां पे देखा जाए तो दिल्ली फायर सर्विस, यहां के 11 लोग थे, ये याद रखें। दिल्ली पुलिस के अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस के लगभग 14 लोगों की गवाही हुई है। सीआरपीएफ के 6 लोगों की गवाही हुई है, सीआरपीएफ के 6 सदस्यों की गवाही हुई है। और जो वर्मा जी हैं, जस्टिस वर्मा जी, उनके जो घरेलू स्टाफ है उसके 18 हैं। और 18 लोग वर्मा जी के, जो हमारे जस्टिस वर्मा जो हैं, वर्मा जी, उनके घर के कुछ सदस्य, मतलब जो स्टाफ है उनके, और उनकी बेटी जी है, उनसे भी ये चीजें बात हुई हैं, ठीक है। तो ये माना गया कि भाई थोड़ा सा ये है। चश्मिदुन देखा कि भाई जलते हुए नोट देखे, नकदी देखी, वीडियो सामने आया, और वो स्टोर ऐसा था कि वहां पर पूरी तरह सिक्योरिटी थी, कोई जा भी नहीं सकता था। अब भाई जो घरेलू कर्मचारी थे उन्होंने नोट निकाले, ये भी आया है। ये भी कहा गया कि जो उनकी बेटी हैं उन्होंने भी जो दिया है, उन्होंने कहा, उन्होंने वीडियो के बारे में गलत बयान दिया, ये भी कहा गया, ठीक है। ये भी कहा गया कि उन्होंने, वर्मा जी, जो जस्टिस वर्मा थे, उन्होंने इसको एक षड्यंत्र कहा। लेकिन पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं की। बात तो, सबसे बड़ी बात यही आती है कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जी ने इसे एक षड्यंत्र तो कहा, लेकिन दिल्ली पुलिस में इसके विरुद्ध कोई भी रिपोर्ट नहीं की। और बाद में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, उन्होंने ट्रांसफर वहां पे जो हुआ था, तो उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया। तो थोड़ा सा कुछ चीजें समझ में नहीं आई, तो इसी चीजों को लेकर अब जब इस समिति जो थी, तो उस समिति ने दिया, और उस समिति ने, अगर देखा जाए तो उस समिति ने इनको हटाने की अनुशंसा कर दी है, उसी को ध्यान में लेते हुए अब हम बात करेंगे कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया। देखिए यहां पर दे रखा है, एक चीज और समझिए, ये आर्टिकल 124, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी को लेकर। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 को देखें कि अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट
passed after an address by each house of parliament supported by majority of the total members of the house। अभी एक एक चीज मैं आपको बताता हूं कैसे होता है, इसे समझ लो। भाषा आप देख लीजिएगा, आर्टिकल 24 का क्लॉज 4 और क्लॉज 5, इसको मैं समझा देता हूं होता क्या है, जरा देखें गौर से। जनरली क्या होता है कि कोई भी यदि जज को हटाया जाना है तो अनुच्छेद 124(4) में और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अधीन समिति गठित की जाती है और वह निर्णय देती है। ये तो वी रामास्वामी जी के केस में था। खैर, तो अब होता क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, सबसे पहले यहां पर जो बात आती है वो आती है आर्टिकल 124 का क्लॉज 4। अब जो जजेस इंक्वायरी कमेटी है, ये भी देखें, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ये एक कमेटी बनती है, यहां पे इंटरनल कमेटी बेसिकली बनती है। तो वह कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करती है, जांच करती है, यदि वो आरोपी, उन पे आरोप सही पाए जाते हैं तो उसके लिए फिर क्या होता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया का चलन होता है। उसके लिए क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा ये संसद है, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के हमारे दो सदस्य, सदन की बात कर रहे हैं, एक तो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, पार्लियामेंट की हम बात नहीं कर रहे, हम केवल पार्लियामेंट हाउसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब क्या होता है कि यदि जजेस को हटाने का, चाहे हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, यदि उनको हटाने का कोई प्रस्ताव लाया जाएगा, तो यदि लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर, कितने मेंबर, 100 मेंबर्स, इनके हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। और वह प्रस्ताव इस सदन से कितने से, जो उपस्थित और बहुमत वाले क्या है, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में जब ये यहां से पास हो जाएगा तब ये जाएगा राज्यसभा में, मतलब सेकंड हाउस में, और वहां से भी ये पास हो जाना चाहिए। यहां से भी कितने, 2/3 से पास हो जाना चाहिए। अब होता क्या, दूसरा केस को आप समझे थोड़ा सा, मान लो हम यही बात करें, अब यदि यही प्रस्ताव बच्चों राज्यसभा में लाया जाता है, ये अंतर समझ लीजिएगा, यदि यही प्रस्ताव हम राज्यसभा में लेके आएंगे तो यहां पे 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है, 50 मेंबर्स, यहां पे वो साइन करेंगे और इसकी सूचना जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, जिन्हें हटाना है, 14 दिन पहले उन्हें सूचना दी जानी है। देखो अंतर कहां गया, इसे समझ लो, ठीक है। वो क्या होगा कि अगर लोकसभा में कार्यवाही शुरू की जानी है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और यदि राज्यसभा में तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ये अंतर है, ठीक है। अब उसके बाद में जब यहां से ये 2/3 बहुमत से पास हो जाए, जब यहां से पास हो जाएगा तो यही कहां जाएगा, लोकसभा में, यहां से पास हो गया, बस जब यहां से पास हो गया तब राष्ट्रपति महोदय जो हैं उन न्यायाधीश को, जो हमारे न्यायमूर्ति हैं, उनको उनके पद से मुक्त कर सकते हैं। तो हालांकि एक बात और मैंने बताई कि जो जज साहब थे बी रामास्वामी जी, तो उसमें एब्सटेंड कर गई थी कांग्रेस, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जब भी कभी इस तरह के मामले हों तो उसमें कुछ परिवर्तन ऐसे होने चाहिए, किए जाने चाहिए संविधान में, कि जब भी इस तरह का प्रस्ताव आए तो सभी सदस्य मौजूद हों और सभी सदस्यों की वोटिंग अनिवार्यता होनी चाहिए। तो ये इसके कुछ वैधानिक पहलू थे, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, जो आपने, जो आर्टिकल 124 है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है बच्चों, जो आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के ध्यान रखना होगा। वो क्या, जरा देखें, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट passed after an address by each house of parliament supported by the majority of total membership, ठीक है, of that house, जो भी टोटल मेंबर्स में, and by a majority of not less than 2/3, मतलब मेजोरिटी का 50% +1 हो और या 2/3 मेजोरिटी हो, ठीक है, एंड 2/3 दोनों भी है। देखिए कम से कम 50, आधे से अधिक सदस्य तो उपस्थित होने चाहिए ना, 545 तो भाई आधे से अधिक हो, और उसका 2/3 पास कर दे, ठीक है, और प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट। अब यहां पे बड़ी बात आती है, इस लाइन को लोग गड़बड़ भूल जाते हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या देना है कि, फिर से पढ़ दे रहा हूं, a judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the president passed after an address by each house of parliament supported by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of the member of that house present and voting has been presented to the प्रेसिडेंट। अब असली बात कहां पे आती है बच्चों,
इन द सेम सेशन। बस इस बात को याद रखना, यूपीएससी जब प्रारंभिक परीक्षा में सवाल देगा तो सेम की जगह कुछ और कर सकता है, ठीक है। प्रेजेंट इन द सेम सेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी फॉर सच रिमूवल ऑफ द ग्राउंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस फॉर द इन्वेस्टिगेशन प्रूफ ऑफ द मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ऑफ अ जज अंडर क्लॉज 4। तो इस क्लॉज 4 के तहत जो है वो कह सकते हैं हमारे संसद क्या प्रावधान हो सकते हैं, उसका मतलब किस तरह से समिति बनाया जाए, कौन कौन सदस्य होंगे, वो तय कर सकती है, ठीक है। तो ये एक जानकारी थी, उम्मीद है आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और कैसे महाभियोग की प्रक्रिया है वो आप लोगों ने समझी होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो बच्चों बिल्कुल इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद।